भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोनालिसा और शाम के 6 बज चुके हैं, लेकर हाजिर है हम कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय आपके लिए चुनकर लेकर आते हैं ताकि उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। लेकिन इसके अलावा आपके पास भी मौका होता है इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने का। चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और विषय से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और उससे जुड़ी जानकारी या सलाह हमारे विशेषज्ञ मेहमान से ले सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और ईमेल के जरिए भी लगातार आपके सवाल हम तक पहुंचते हैं, जिन्हें हम इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा पपीते की खेती और इसके साथ ही कृषि में ड्रोन तकनीक का प्रयोग। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय है, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करने के दौरान आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखेंगे और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अपने सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कन्हैया सिंह, प्रधान वैज्ञानिक फल संभाग IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर VN काले भी मौजूद है, अपर आयुक्त है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है पपीते की खेती, तो आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, पपीता तो हम सब खाते ही हैं, ये सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, साथ ही हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर सिंह सबसे पहले हमें बताएं इसके महत्व के बारे में और साथ ही इसके व्यावसायिक महत्व के बारे में भी किसानों के लिहाज से। पपीता का फलों की खेती में खासतौर से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जी, क्योंकि पपीता अन्य फलों की तुलना में 15 से 18 महीने में, कम से कम 1.5 साल में ही ये फल तैयार हो जाती है और इसको लगा करके किसान भाई एक अच्छी उपज एवं अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और पपीता का जो स्वास्थ्य के प्रति जो इसका योगदान है या जो महत्व है वो सभी लोग जानते हैं। पपीता जो है विटामिन ए में जो है, खासतौर से विटामिन ए के लिए आम के बाद दूसरे स्थान पे है। विटामिन सी की मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अन्य खनिज लवण भी पाए जाते हैं। सबसे जो अच्छी बात पपीता में वो है पपेन। पपेन जो है वो पपीता के दूध से तैयार होता है, जिसका कि बहुत ही, जैसा कि आपने पूछा, औद्योगिक महत्व है। इसका विभिन्न प्रकार की दवाइयों में, खासतौर से जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए, इसके अलावा जो हमारे ऊन से संबंधित है, ऊन से को क्लियर करने के लिए जिससे कि वो सिकुड़े नहीं। उसके अलावा च्युइंगम या जितने भी फेस क्रीम आती हैं, जितने भी फेस पाउडर आते हैं, उसमें सभी में जो है आपका पपेन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि सीधे सीधे खाने के तौर पे तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही ये चूंकि पौष्टिक भी है, औषधीय गुणों से भी भरपूर है, तो बाजार में इसकी और भी अच्छी मांग होती है कई और उत्पादों के लिए। ऐसे में इसकी जो व्यावसायिक खेती है किसानों को काफी लाभ पहुंचा सकती है। लेकिन खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, विस्तार से बातचीत करेंगे इस पर। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अक्टूबर माह में पपीते के पौधों की रोपाई का काम किया जाता है। रोपाई के लिए बीज से तैयार या उत्तक संवर्धित पौधों को 1.8 मीटर की दूरी पर खुदे हुए 45 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढों में रोपित करना चाहिए। कुछ बागवान पपीते की नर्सरी भी तैयार करते हैं। इसकी नर्सरी क्यारियों और पॉलीथीन की थैलियों में तैयार की जा सकती है। क्यारियों की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर रखें।
पौधों की जब पर्याप्त ऊंचाई हो जाए तब मुख्य खेत में पौधों को रोपें। रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। सिंचाई का काम हर 2 से 3 दिन में करें, जब तक पौधा अपनी जड़ें न जमा ले। भरपूर उत्पादन के लिए किसान द विलिंगी पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पंत पपीता, कोयम्बटूर 127 किस्मों के कम से कम 3 पौधे एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रति गड्ढा लगाएं। वही लिंगी किस्मों जैसे पूसा डिलीशियस, पूसा मजेस्टी, कुर्ग हनी ड्यू, इनका एक पौधा प्रति गड्ढा लगाएं। विदेशी किस्मों में सोलो, सनराइज, सिंटा का चुनाव कर सकते हैं। पपीता फसल में सबसे बड़ी समस्या होती है सड़न रोग की। इसके लिए खेत में जल निकासी की व्यवस्था रखें। फसल में रोग और कीटों की निगरानी रखें। लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी पपीते की खेती से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं और आइए कृषि में ड्रोन तकनीक के बारे में जानते हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर काले समझना चाहेंगे आपसे, ये जो छोटे छोटे उड़न खटोले हैं, ये ड्रोन, इन्हें आजकल हम कई तरह के कामों में इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में जो इसकी उपयोगिता है वो किस प्रकार की है और क्या लाभ है इससे किसानों को? मैं सबसे पहले डीडी किसान को बहुत ही साधुवाद देना चाहूँगा, उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा रखी है। एक्चुअली ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर में बहुत क्रांतिकारी बदल लाने वाला है और आप जानते हैं कि इस ड्रोन से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप दवाई का छिड़कने का कार्य कर सकते हैं, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स, इनका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि जो है कि ड्रोन तकनीक से आप मतलब इस तरह से आप दवाई छिड़क सकते हैं कि आपको जहाँ जरूरत है उसी तरह उसी जगह पे ही वो आपको कार्य मतलब दवाई छिड़क सकता है। उसी जगह पे आपको जिस प्लांट को अगर न्यूट्रिएंट की जरूरत है उसी प्लांट को ही न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और क्रांतिकारी है और इसमें काफी मतलब एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला सकता है। तो जो कृषि है उसमें एक क्रांति आ सकती है ड्रोन तकनीक के माध्यम से, और इसके इस्तेमाल के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। जब हम बात 21वीं सदी के भारत की करते हैं तो इसमें कृषि के क्षेत्र का भी जिक्र होता है। भारत में कृषि को नए आयाम तक ले जाने के लिए अब तकनीक का प्रयोग अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें ड्रोन की भूमिका काफी कारगर साबित हो रही है। इसके इस्तेमाल से जहां कृषि लागत में कमी लाई जा सकेगी, वहीं इसकी सहायता से एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव करना संभव हो सका है। इससे समय की बचत के साथ साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि सही समय पर खेतों में कीट व रोग प्रबंधन किया जा रहा है। ड्रोन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी देने में सक्षम है कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर हो सकेगी। 1980 में व्यावसायिक रूप ले चुके ड्रोन को भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन से अब इस दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकेंगे। मौजूदा समय में किसान ड्रोन ऐसी अनेक संभावनाएं लेकर हमारे सामने खड़ा है। जहाँ तो इस रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन की क्या उपयोगिता है और इसका क्या महत्व है। पपीते की खेती और ड्रोन तकनीक के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा hellokisan2015@gmail.com पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक सवाल भेजा गया है हमारे के दर्शकों द्वारा ईमेल के जरिए, तो सवाल को यहाँ पर शामिल करते हैं। ये सवाल भेजा है अजय पटेल जी ने सीतापुर से, और इनका सवाल ये है
कि मैं पपीते की खेती करना चाहता हूं, मैंने अभी तक पहले कभी इसकी खेती नहीं की है, मेरे पास 2.5 बीघा खेत है, तो मैं किस तरह से पपीते की खेती करूं? बताएं डॉक्टर सिंह। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप जो आपकी खेती है खेत है, सबसे पहले आप उस खेत को समतल कर लें। समतल करने से एक फायदा ये हो जाएगा कि पपीता जो है पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, तो पपीते के खेत में पानी नहीं लगना चाहिए जी। समतल करने के बाद आप सबसे पहले प्रजाति का या किस्म का चयन करें, कौन सी किस्म लगाना चाहते हैं। आजकल बहुत सारी किस्में अपने देश में उपलब्ध हैं, खासतौर से जो हमारे संस्थान की हैं, पूसा नन्हा और पूसा ड्वार्फ, 2 प्रजातियां बहुत ही छोटी प्रजातियां हैं, इनको उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ गायनोडाइसिस प्रजातियां हैं, उनको भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अर्का प्रभात है, अर्का किरण, अर्का प्रभात, अर्का सूर्या। इसके अलावा 2 प्रजातियां और हैं कोयम्बटूर की, कोयम्बटूर 3, कोयम्बटूर 7, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनी की प्रजातियां हैं, जैसे कि रेड लेडी है, सिंटा है, सबनम है, अमीना है, बहुत सारी वैरायटियां हैं उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले आप किसान भाई उनका चयन करें किस किस्म को लगाना है। हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि आप जो है गायनोडाइसिस किस्म का प्रयोग करें, जिसमें कि मादा एवं उभयलिंगी पौधे आते हैं। और इनका सबसे आप शुरुआत करें गड्ढे की खुदाई से करें। गड्ढे जो है आप 6 फीट बाय 6 फीट की दूरी पर गड्ढे खोद लें। गड्ढे की जो साइज होगी वो 45 सेंटीमीटर गुणित 45 सेंटीमीटर गुणित 45 सेंटीमीटर माने लंबाई, चौड़ाई और गहराई में निकाल करके, और उस मिट्टी में जो है बढ़िया से गोबर की खाद, कम से कम 20 किलोग्राम गोबर की खाद मिला करके, ये काम जो है पौध लगाने के 20 दिन पहले उसको कर लें, और गड्ढे को अच्छी प्रकार से खाद मिला करके भर दें और हल्के से गड्ढे में सिंचाई करवा दें। इसके बाद अपनी पौध रोपण आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं ये आपने जान लिया जय जी। उम्मीद है कि इस सुझाव से आपको जरूर लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर काले आपसे जानना चाहेंगे, हमें ड्रोन तकनीक के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। बताइए कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये ड्रोन चलाया जाता है। ड्रोन को यूएस मतलब अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी बोलते हैं जी। और एक्चुअली क्या है कि ड्रोन के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे मतलब जो एक नैनो ड्रोन होता है जो मतलब 250 टू 2 किलोग्राम के अंदर का रहता है, और 2 किलो से लगभग 20-25 किलो तक जो है वो स्मॉल ड्रोन होता है, और इसके 25 किलो से ऊपर जो होते हैं मीडियम और लार्ज टाइप के ड्रोन होते हैं। लेकिन खेती में अलग-अलग आकार के होते हैं। अलग-अलग आकार के होते हैं। लेकिन खेती में जो है हमारा लगभग ये जो वाला जो है 225 किलोग्राम तक के हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस ड्रोन तकनीक से आप कितने फायदे, बहुत सारे फायदे गिना सकते हैं। एक तो सबसे बड़े क्रांतिकारी फायदा ऐसा है कि आप देखेंगे कि ये जो स्प्रेइंग जो एक्टिविटी थी ये बहुत ही लेबर ओरिएंटेड थी हमारी, और इसमें आपने देखा, आप देखते होंगे कि किसानों को बहुत जो लेबर्स होते हैं उनको काफी हानि, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं उसके कारण हानि पहुंचती है, उनको स्किन डिसीजेस होती है, आंखें चली जाती है, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। कई कई जगह पे जो क्योंकि डेंस क्रॉपिंग होती है तो उसके कारण सांप वगैरह जो है, इनके स्नेक बाइट का भी बहुत सारे, इससे लगभग 50,000 से ज्यादा स्नेक बाइट हमारे देश में होती है। जी। तो ये तो बहुत बड़ा एक फायदा ही है। तो साथ साथ में आप देखेंगे कि ड्रोन से है पानी की भी आप बचत कर सकते हैं। अच्छा। आप जो इनपुट्स का जो मतलब यूरिया मान लीजिए जो इनपुट्स है हमारी खाद है या पेस्टिसाइड, उसको भी आप कम मतलब इसका भी आप कम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, समुचित इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप भी ये होती है। साथ साथ में आप समय की बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। ये आप लगभग देखिए कि 2 से 4 मिनट में आपको 1 एकड़ कर सकती है। बल्कि आप वही अगर 1 एकड़ करना चाहते हैं तो एक आदमी पूरा दिन भर स्प्रेइंग करेगा, तब आपको वो 1 एकड़ कर सकता है। तो इस तरह से कई अगणित फायदे हैं इससे, और खास तौर पे युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा ये एक अच्छा एक पहल होगी और एक फील्ड है जहाँ पे उनको रोजगार। डॉक्टर काले, आपकी जगह यहाँ पे रोकना पड़ेगा। हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि जो युवा है वो किस तरह से इसमें रोजगार की संभावनाएं देख सकते हैं, उनको क्या लाभ है। लेकिन इस वक्त एक ईमेल हमारे पास आया है, उस ईमेल को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। ये सवाल भेजा है चंद्रमोहन दुबे जी ने रायसेन मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल ये है कि पपीते से पपेन बनाकर व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए कृपया तकनीक और बाजार संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करें। जी डॉक्टर। पपीता की जो खासतौर से पपेन उत्पादन करने के लिए खेती करने का तरीका वही है जो कि हम लोग पपीता की खेती के लिए करते हैं। खासतौर से इसमें जो है किस्मों का चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ किस्में ऐसी हैं जिनमें कि पपेन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जैसे उसमें वैरायटियां हैं आपकी CO5,
CO6, CO2 कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 5, कोयम्बटूर 6, ये 3 प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें कि पपेन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। खास तो इसके अलावा एक अन्य प्रजाति है जो कि प्राइवेट की है, सिंटा, ये फिलीपाइंस की वैरायटी है, इसमें भी जो है पपेन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो इन किस्मों का चयन करके आप जो है पपेन की उत्पादन ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं अन्य किस्मों की अपेक्षा। तो सबसे पहले आप इन किस्मों का चयन करें, उसके बाद खेती का तरीका वही है। इसके जो कैसे निकालते हैं पपेन, आप कम से कम जब आपका जो फल है कम से कम 80 से 90 दिन का, मतलब कि पकने से पहले 80 से 90 दिन का फल हो जाए आपका, उसको क्या करना है कि उसमें चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के लिए 4 तरफ से चीरा लगाते हैं, फल के चारों तरफ से थोड़ी सी अंतर पे। चीरा लगाने के लिए भी आपको जो है स्टेनलेस स्टील का यूज करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी प्रकार से चीरा लगे। और पेड़ के पास में एक जो है आता है बना बनाया शीशे का आता है, उसको लगा देते हैं ताकि उसमें जो दूध गिरेगा, तो आपको चीरा लगाना पड़ेगा जिससे कि दूध गिरे उसमें। और यदि दूध सट गया हो तो धीरे से उसको स्क्रैप कर लें या उसको खरोच करके नीचे गिरा लें। और इस तरह से आप फिर एक बार 4 लगा दिया, फिर बीच में 4 लगाएं। ऐसे करते करते पूरे फल पे आपको जो है सप्ताह भर के अंदर 1 सप्ताह के अंतराल पे आपको चीरा लगाते जाने हैं। और इस तरह से सब चीरा कब लगाएंगे? चीरा भी जो है आप दोपहर से पहले 10 साढ़े 10 बजे दिन में करीब उसमें चीरा लगाएं। उसके बाद जो 1 सप्ताह के बाद दोबारा चीरा लगाएं। मतलब इस तरह से पूरा फल आपका जब चीरा लग जाए तो जब दूध आपका निकल जाए उस दूध को सुखा लें। सुखाते समय आप ध्यान दें खास तौर से कि यदि आप ड्रायर में सुखाएं, जो कि आजकल सुखाने की मशीन आ रही है उसमें सुखाएं, या जब भी सुखाएं तो उसको ढक के सुखाएं ताकि उसमें किसी प्रकार का धूल या अन्य कोई पदार्थ उसमें ना मिलने पाए, ताकि वो साफ सुथरा रहे। सुखाने के उसको सुखा लें। सुखाने के बाद उसको एक पाउडर के रूप में बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसको जो हम पैक करते हैं और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या आप उसके भंडारण को बढ़ाने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMNO4 इसमें मिलाते हैं। उसको मिला करके उसको हम पैकेट बना करके उसको हम रख सकते हैं और उसको आप जो है मार्केट में बेच सकते हैं। बिल्कुल, चंद्रमोहन जी, विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप पपेन उत्पादन कर सकते हैं और किस तरह से इसे बाजार में आप बेच सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आपको जरूर होगा। इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पपीते की खेती और कृषि में ड्रोन तकनीक के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com पर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। अपने सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। तो बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे पपीते की खेती के बारे में। बताएं हमें इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी, जलवायु है वो किस प्रकार की होनी चाहिए और साथ ही अगर नर्सरी किसान लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा है? जहां तक जलवायु की बात है तो पपीता एक हमारा जो है एक उष्णकटिबंधीय फल है, लेकिन हम लोग इसको अपने शीतोष्णकटिबंधीय में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए खास तौर से ठंडे प्रदेशों को छोड़ करके, जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे कि हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड को छोड़ दिया जाए तो हमारी पपीता की खेती अन्य जगहों पर अच्छी प्रकार हो सकती है।
मिट्टी जो है खासतौर से दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई गई है, जिसका कि पीएच मान जो है वो 6 से 7.5 या 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए और वहां पे उस जमीन में या उस मिट्टी में जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, वहां पे पानी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से खेत का चुनाव करना चाहिए किसान भाई को। नर्सरी की बात, नर्सरी का तैयार करने के लिए किसान भाई पहले हम लोग तो क्यारियों में करते थे, लेकिन हम अब किसान भाई से आप ये आग्रह करेंगे कि कृपया नर्सरी के जो है प्रबंधन या नर्सरी के जो उगाएं वो आप पॉलिथीन की थैलियों में करें। उसके लिए आप पॉलिथीन की जो है काले रंग की थैलियां जिसमें कि छेद किया हुआ हो 6 इंच बाई 4 इंच 6 इंच बाई 4 इंच की थैलियां, काली थैलियां लें जिसमें कि पहले छेद किया हुआ, उसमें जो है एक मिट्टी का मिश्रण बनाएं। यदि आपके पास मिट्टी 1/3 मिट्टी, 1/3 गोबर की खाद और 1/3 बालू, यदि आपकी मिट्टी भारी है तब तो बालू मिलाएं, अन्यथा के केस में आप आधा गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर खाद होना चाहिए और आधा मिट्टी मिला करके आप उस पूरे पॉलिथीन को अच्छी प्रकार से भरें और भरने के बाद उसमें जो है 1 से 2 बीज प्रति पौधे, प्रति गड्ढे जो है 1 से 2 बीज लगाएं और लगाने के बाद उसमें अच्छी प्रकार से सिंचाई कर दें। ये आजकल इनके अलावा कुछ कृत्रिम, जिसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम रूटिंग मीडिया आ गए हैं, जड़ निकलने के माध्यम आ गए हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वर्मिकुलाइट, परलाइट और कोकोपिट। तो जैसे इसके लिए हम लोग कहते हैं कि 2 भाग कोकोपिट ले लें, 1 भाग वर्मिकुलाइट ले लें, 1 भाग परलाइट ले लें और 1 भाग जो है आप केचुआ की खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर के मिला सकते हैं। इस तरह से किसान भाई और अपनी नर्सरी लगा सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा फायदा होता है, जो अभी मैं बताया कृत्रिम जो ये है रूटिंग मीडिया, कि इसमें आपको किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, ये बहुत ही हल्के होते हैं और पानी को रोकने की क्षमता इनकी अच्छी होती है। यदि ज्यादा पानी हुआ तो अपने आप पानी निकल जाता है और पौधे की वृद्धि जो अच्छी होती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको आसानी होती है। बिल्कुल, तो जाना आपने कि किस तरह से नर्सरी लगाई जा सकती है। तो पपीते की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है, तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डॉक्टर काले आपसे जानना चाहेंगे ड्रोन तकनीक के बारे में। आपने बताया इसके कई फायदे हैं कृषि में, लेकिन साथ ही इसको चलाने के लिए तकनीकी ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें? डीजीसीए ने लगभग 44 इंस्टीट्यूट जो है अप्रूव्ड आरपीटीओ के नाम से उनको अप्रूव किया है। वहाँ पे रीजनल रिमोट पायलट लाइसेंस जो है आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, प्रदान करते हैं। लगभग 7 दिन का ये प्रोग्राम होता है और उसके साथ में 1 या 2 दिन में वो एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर भी आपको बाद में उसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये 44 जो इस संस्थान का जो नाम है वो डीजीसीए के, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारी लिस्ट आपको प्रदान हो सकती है। तो आपको वहाँ पे लगभग आज के दौर में लगभग 30 से 40 हजार रुपए का खर्च है एक प्रशिक्षक को, अगर वहाँ पे अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो आवेदन कितने समय का होता है ये प्रशिक्षण? ये 7 दिन का होता है लगभग। उसमें 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा जो है एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर पूरा और ज्ञान उनको दिया जाता है जी, और बिल्कुल प्रायोगिक करके दिखाया जाता है कि किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ में हम लोग जो है भारत सरकार की जो कृषि मंत्रालय की पहल है कि जितनी भी हमारी संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, एसयूज है या केवीकेज है, बाकी हमारी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनको हम 100% सहायता प्रदान करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता आए और किस तरह से उड़ा सकते हैं। तो ये 100% हम लोग उनको अपनी आंखों के सामने अगर देखेंगे कि किस तरह से ड्रोन को उड़ाया जा रहा है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पे उत्सुकता भी और बढ़ती है। जो एफपीओज होती है उनको हम लोग 75% उनको सहायता प्रदान करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जी हाँ, तो एफपीओ के जरिए भी किस तरह से ड्रोन तकनीक का लाभ ले सकते हैं और इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। लेकिन डॉक्टर सिंह, यहाँ पर एक सवाल आया है ईमेल के जरिए, सवाल को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मृत्युंजय कुमार जी ने सवाल पूछा है और ये बांका बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इनका सवाल ये है कि मैं 2 साल से पपीते की खेती कर रहा हूं और मैं इस सीजन में मार्च 2023 में पपीता प्लांटेशन करना चाहता हूं, तो मुझे इसकी कुछ अच्छी वैरायटी के बारे में बताएं। इसके जो बीज है कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं, बीज या पौधा कहां से मिलेगा? जी जी,
जहाँ तक किस्म की बात किया है आपने, एक तो पूसा नन्हा है और एक पूसा ड्वार्फ है। ये दो किस्में जो हैं हमारी, खास तौर से पूसा ड्वार्फ, चूंकि आप बिहार से बात कर रहे हैं, तो पूसा ड्वार्फ का बीज या पूसा ड्वार्फ की पौध जो है आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है समस्तीपुर में, पूसा समस्तीपुर में है, बिहार में आपके है, वहां से आपके पौध या बीज दोनों मिल सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। और इसके अलावा अन्य किस्मों के बारे में जो आपने पूछा है, प्राइवेट की जो दो किस्म वैरायटियां हैं, एक किस्म खासतौर से आपके बिहार के लिए जो है रेड लेडी, ये नॉन यू सीड इंडिया कंपनी की बीज है ये, तो आप इसका बीज आपको पटना में उपलब्ध हो जाएगा। पटना में जो है बहुत सारी खासतौर से एक जमाल रोड करके जगह है, चूंकि बिहार से पूछ रहे इसलिए मुझे जानकारी है, तो जमाल रोड पे जो है आपको इसका बीज मिल जाएगा, कई दुकानों के पास मिल जाएगा। अन्य किस्में जो हैं, जैसे कि आपका तमिलनाडु की जो वैरायटियां हैं, उसको आपको कोयम्बटूर 3 है, कोयम्बटूर 7 है, ये उभयलिंगी किस्में हैं। इनका आपको बीज जो है वो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर से प्राप्त हो सकता है। दो किस्में और हैं जो कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से निकाली गई हैं, अर्का सूर्या और अर्का प्रभात, इसके बीज जो आपको बेंगलोर से प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, तो विस्तार से जाना मृत्युंजय जी आपने कि कहां से इसके जो बीज है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आपको जरूर होगा और सफलतापूर्वक आप पपीते की खेती कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर काले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी बातचीत में आपने एफपीओ का भी जिक्र किया, यानी कि किसान उत्पादक संगठनों का जिक्र किया, तो कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल में एफपीओ की क्या भूमिका हो सकती है? एफपीओ का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जी। एक्चुअली एफपीओ के साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए होते हैं। अगर वो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो वो काफी आपकी इनपुट कॉस्ट जो है वो अपनी कम कर सकते हैं। और साथ साथ में हम जो रिकरिंग जो एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए कि एक किसान से दूसरे किसान में अगर हमको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तो लगभग अगर ड्रोन आपके पास है एफपीओ के पास, तो ऑलरेडी तो हम 6,000 रुपये पर एकड़ जो उनको एक सहायता प्रदान करते हैं। अगर ड्रोन आप नहीं है तो आपको 3,000 रुपये पर एकड़ जो है आपको हम लोग सहायता प्रदान करते हैं। तो एफपीओ का बहुत बड़ा रोल है, और एफपीओ अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। बिल्कुल। ये जो ड्रोन होते हैं, इनकी कीमत कितनी होती है? अगर कोई किसान खरीदना चाहे ड्रोन को तो उसके लिए क्या उपाय है? इसमें बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई भी ड्रोन खरीदते हैं तो ये डीजीसीए का जो टाइप अप्रूव्ड ड्रोन ही खरीदे है। और इसमें लगभग इसकी जो कॉस्ट है लगभग 7 से 10 लाख रुपए है। और डिफरेंट मतलब जिसका वेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे या कैटेगरी के हिसाब से, तो अगर उसमें एक्सेसरीज वगैरह मिलाएंगे आप लगभग तो लगभग 2-3 लाख रुपए की एक्सेसरीज एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि किसानों को हम लोग इसमें सहायता भी प्रदान करते हैं। अगर जनरल कैटेगरीज के जो किसान हैं तो उनको हम लोग लगभग 40% या 4 लाख रुपए तक हम अनुदान प्रदान करते हैं। और अगर SC STs है या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, महिलाएं हैं, उनको हम 50% तक हम लोग ड्रोन की मतलब सब अनुदान प्रदान करते हैं, जो कि 5 लाख रुपए तक सीमित है। तो उसमें कास्ट ऑफ ड्रोन भी इंक्लूड है, और उसके जो स्पेयर पार्ट्स या बाकी अन्य जो साहित्य है वो भी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसमें बैटरी एज एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जो कि लगभग 60 से 70 हजार रुपए की पेयर की बैटरी आती है, क्योंकि आप अगर जब लॉन्ग रन में इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली इसको चार्जिंग पड़ता है। लेकिन आपको ध्यान ये करना पड़ेगा कि ड्रोन वही खरीद सकता है जिन्होंने रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त किया हो आरपीटीओ से, तो उन्हीं को ही ये योगदान मतलब अनुदान प्राप्त हो सकता है। तो ये लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया है? जैसे कि मैंने कहा था कि आरपीटीओ जो है हमारी 44 इंस्टीट्यूट जो है डीजीसी ने अप्रूव किए हैं। आप उसका प्रशिक्षण करने के बाद वो प्रशिक्षण संस्थान ही आपको उसको डीजीसी को आप उसको एनरोल करती है, और डीजीसी द्वारा ही उसको सर्टिफिकेट प्रदान करने की पूर्णतः से सहायता प्रदान करते हैं। तो इसके लिए अलग से फिर कोई शुल्क तो नहीं देना होता है? ये प्रशिक्षण का ही क्या हिस्सा होता है? प्रशिक्षण का ही हिस्सा होता है, लेकिन जो डीजीसी के लिए अगर ऑनलाइन आपको ये करते हैं तो बहुत नॉमिनल 100 रुपीज तक का मेरे ख्याल से उसकी फीस है, वो बहुत ही नॉमिनल है। लेकिन ये सारी कार्य जो है वो आरपीटीओ ही करता है। बिल्कुल। तो जाना आपने कि किस तरह से जो एफपीओ है उसके जरिए आप ड्रोन तकनीक का
इस्तेमाल कर सकते हो, इससे किस तरह के लाभ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और जो सवाल है ईमेल के जरिए हमारे पास पहुंचा उसे शामिल करते हैं। शिवाजी कामले जी ने सवाल पूछा है जो कि लातूर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। इनका सवाल है कि पपीते की खेती कितने महीनों की होती है, यानी कि इनका सवाल है कि कितनी जल्दी जो है इन्हें उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा पौधा लगाने के साथ ही। तो डॉक्टर सिंह बताएं। जी अब मैं शुरू में बता दिया था, पौधा इसका पपीते की खेती 15 से 18 महीने की है। और जब पौधे हम लगाते हैं उसके 3 से 4 महीने के बाद फूल शुरू हो जाता है और ठीक 3 से 4 महीने के बाद फल टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन ये फल टूटा रहता है तो कम से कम 15 से 18 महीने जो है एक फलत को लेने में लगती है। यदि किसान भाई दोबारा उसी से पौधे से फलत लेना चाहते हैं तो उसको दोबारा फिर छोड़ दें तो उसमें थोड़ा कम समय लगता है। तो इस तरह से 2 फलत लेने के लिए 2 से 2.5 वर्ष का इनको समय लगता है 2 फलत के लिए। यदि एक फलत लेना चाहते हैं किसान भाई तो 15 से 18 महीने में इनकी एक फलत पूरी हो जाती है। जी। जानना चाहेंगे डॉक्टर सिंह यहाँ पे कि जो पपीते की खेती किसान कर रहे हैं उन्हें पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए? जी, पोषक तत्व प्रबंधन, चूंकि पपीता एक साल के अंदर ही तैयार होने वाला है और पपीता में क्या होता है कि पहले वनस्पतिक वृद्धि होती है, उसके बाद जब फल आता है तो फल लगातार लगते जाते हैं। अच्छा। नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो इसलिए पपीता को जो है अच्छी एक तो उर्वरक वाली मिट्टी होनी चाहिए और अच्छी प्रकार से इसको जो है वो हमको खाद देनी चाहिए। इसके लिए किसान भाई को जो है 250 ग्राम नत्रजन, हम नाइट्रोजन बता रहे हैं, 250 ग्राम नत्रजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटास, इस पूरी मात्रा को हम लोग कहते हैं कि 6 बराबर भागों में बांट ले। और 6 बराबर भागों में जब बांटेंगे इसको तो बांटने के बाद इसको हर 2 महीने के अंतराल पर, क्योंकि 1 साल देना है आपको तो हर 2 महीने के अंतराल पर आपको डालना होगा। इस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि 90 ग्राम यूरिया, 110 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। आप किसान भाई याद कर लें, 90 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 110 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा हर बार में लगेगी। ये एक बार की मात्रा है। तो इस तरह से 6 बार में आपको जो है पूरी मात्रा डालनी है पूरे 1 साल में हर 2 महीने के अंतराल पर। इसके अलावा किसान भाई जिंक सल्फेट का 5 ग्राम जिंक सल्फेट 1 लीटर पानी में घोल करके और बोरेक्स या बोरान या बोरिक एसिड को 1 ग्राम जो मात्रा जो है 1 लीटर पानी में घोल करके पौधे लगाने के चौथे और 8वें महीने में इनका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि मार्केट में उपलब्ध है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स ऐसा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है जिसमें कि सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इनका छिड़काव किसान भाई को फूल आने के समय से शुरू करना चाहिए और फल के पकने तक या फल के बढ़वार तक इसकी उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे यदि आप मल्टीप्लेक्स का किसान भाई उपयोग करते हैं तो 2 से 2.5 ml मल्टीप्लेक्स 1 लीटर पानी में लेकर के इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। जैसा कि अभी काले सर ने बताया, इसके लिए आप जो है ड्रोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जी। तो आपने जाना विस्तार से कि किस तरह से खाद्य उर्वरकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं पपीते की खेती के दौरान, जिससे कि आपको गुणवत्ता युक्त जो उत्पादन है वो प्राप्त हो सके। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं।
तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम पपीते की खेती और कृषि में ड्रोन तकनीक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर hellokisan2015@gmail.com पर ईमेल भी भेज सकते हैं। अपना नाम और स्थान भी अपने सवाल के साथ साथ जरूर लिखें। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर काले जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार का बजट पेश हो चुका है और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सारी घोषणाएं भी इसमें की गई है। इसमें हम खासतौर पर अगर ड्रोन तकनीक की बात करें या फिर इन नई तकनीकों को बढ़ावा देने की बात करें तो इस लिहाज से कौन सी खास बात आपको नजर आई आज इस बार के बजट में? इस साल की बजट आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी घोषणाएं भारत सरकार ने की है। आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है सेंटर ऑफ एक्सल बनाने की प्रावधान रखा गया। जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है एक तरह का। आप देखेंगे कि इसमें जिस तरह से मैंने बोला कि आप खाद का बहुत ही कम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे जरूरत है उसी जगह पे खाद उस पौधे को ही मिल सकती है, या जिस जगह पे आपको दवाई की जरूरत है उसी जगह पे ही दवाई का इस्तेमाल हो सकता है। तो एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। उसके साथ साथ बाकी और भी मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि आजकल आप देखेंगे कि अगर वीड कंट्रोल है आप मैकेनिज्म, तो ऐसी ऐसी मशीनें आई कि वो वीड को ढूंढेगी मतलब खेत में, और उसको लेसर टेक्नोलॉजी द्वारा उसको मारेंगी। मतलब उसमें आपको दवाई का भी इस्तेमाल किया नहीं जाएगा। और साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि अगर आप कॉटन अगर पिकिंग है तो आप देखेंगे कि आजकल मैनुअल लेबर बहुत लगती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऐसा होगा कि वो पिकिंग का भी ऑपरेशन होगा। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किए सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी जो है बजट में प्रावधान रखा गया। साथ साथ में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड आप रखा है जो कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे आप अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उन स्टार्टअप्स के बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए फायदा होगा। साथ साथ में एक एआई फंड के बारे में भी बताऊंगा मैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसमें भी कई प्रावधान है। अगर कोई उद्यमी अगर आप चाहते हैं अगर कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं ड्रोन के विषय में, कोई बिजनेस करना चाहता है या कोई कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहता है ड्रोन के द्वारा, तो उसमें भी इसको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे उसको उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ संपर्क करना होगा? तो ये एआई के लिए तो जो है ऑलरेडी एक हमारी वेबसाइट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, उसकी एक प्रोसेस है पूरी। आपको बैंक वगैरह प्रोजेक्ट में सबमिट करना पड़ता है और एक पूरी प्रोसेस है। और जो हमारी अगर स्टार्टअप के बारे में कहना चाहेंगे तो हमारा आरकेवीआई डिवीजन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा। आप वहाँ पे एक स्टार्टअप का पूरा एक सेक्शन ही बना हुआ है। वहाँ पे कोई भी जो युवा है जो उद्यमी है वो चाहते हैं तो वहाँ पे वो संपर्क कर सकता है। तो इस तरह से काफी अच्छे प्रावधान इस साल रखे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही निर्भर होगा। बिल्कुल। तो इसी की बात हो रही थी कि जो आज का युवा है उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं जो है यहाँ पर दिख रही है ड्रोन तकनीक के मामले में, और सरकार द्वारा भी उसे प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पपीते की खेती के बारे में जैसे कि हम बात कर रहे थे, डॉक्टर सिंह आपने हमें बताया कि ये पपीते के जो पौधे होते हैं वो पानी को लेकर बेहद ही संवेदनशील होते हैं। ऐसे में इनकी जो सिंचाई की व्यवस्था है वो किस प्रकार से करनी चाहिए किसानों को? आपने सही पूछा है। पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। यदि 24 घंटा भी पानी यदि रुक गया खेत में तो फिर आपको अगले दिन जो है पौधे पूरी तरह से पीले पड़ जाते हैं, इसकी जड़ सड़ जाती है एक्चुअली में। तो किसान भाई खास तौर से पपीते के को पानी तो चाहिए,
बारंबार चाहिए, लेकिन मात्रा कम चाहिए। जब भी आप पानी दें किसान भाई खास तौर से ख्याल करें, तो पपीते का जो तना है, तना के पास पानी टच नहीं करना चाहिए। तो प्रयास ये करें किसान भाई कि जब भी दे थाला बना ले, और थाला बनाते समय पेड़ के ऊपर खास तौर से 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक एक मिट्टी चढ़ा दें, ताकि पानी का जो है सीधे संपर्क जो है पौधे के तने से न हो। तो जैसे कि जाड़े के दिनों में आप 15 दिन के अंतराल पर आप पानी दे सकते हैं, वहीं पर जो है गर्मी के दिनों में 7 दिन के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं, जिससे कि पौधों को किसी प्रकार के पानी की कमी न हो। लेकिन किसान भाई यदि आप कर सकते हैं तो सबसे अच्छी सुविधा है ड्रिप इरिगेशन, या इसको हम लोग कहते हैं टपका विधि के द्वारा जो है सबसे अच्छी विधि है, जिसमें कि केवल उतना ही पानी हम देते हैं पौधे को जितना कि उसके लिए जरूरत होती है, अन्य पानी हम उसको नहीं देते हैं। तो यदि किसान भाई ड्रिप इरिगेशन पे पौधे की खेती करना चाहते हैं तो पौधे में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, उसको समान रूप से पानी मिलता है, पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है। ऐसा देखा गया है कि कम से कम 40% तक पानी की बचत होती है, और 30 से 40% जो है पौधे की उपज भी जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और एक ईमेल आया है, ये सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है सौरभ जी ने दतिया से, और इनका सवाल ये है कि मैं स्टार्टअप से जो ड्रोन तकनीक है उससे जुड़े स्टार्टअप को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, और जो किसान है उन्हें मैं कैसे संपर्क कर सकता हूँ ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए। जी बताएं डॉक्टर काले। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली अगर आप एज ए स्टार्टअप, अगर आप उद्यमी हैं, आप ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप डेवलप करके आप उसको एज ए बिजनेस के रूप में देखना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी एक आर्किवेट स्कीम है जहां स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है, आप उसमें उसका लाभ उठा सकते हैं, या एक जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उससे आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि एक सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, किसानों को अगर सर्विस देना चाहते हैं, आप 4-5 ड्रोन लेके आप जो सभी नियर बाय विलेजेस को आप अगर उसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर से आप मदद ले सकते हैं। उसमें सहायता, जैसे कि मैंने कहा था कि 40% सब्सिडी हम लोग किसान को देते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी से 50% जो है SC, STs, वुमेन्स और एग्रीकल्चर गाइड्स को देते हैं, तो आप उससे भी सहायता ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो सौरभ जी जाना आपने, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। पपीते की खेती से जुड़ा हुआ अगला सवाल है अंकुर सहाय जी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि पपीते में तना विगलन रोग किसके कारण होता है और इस रोग से पपीते को कैसे बचाया जाए। जी डॉक्टर सिंह। तना विगलन रोग जो है ये पानी लगने से होता है, अभी हम बता ही रहे थे। तो यदि आपके खेत में या यदि आपकी नर्सरी में जो आप पौध उगा रहे हैं, यदि वहां पे पानी ज्यादा मात्रा में लगेगा तो ये तना का विगलन रोग होता है। ये एक फंगस होता है, ये एक तरह का एक कवक रोग है जिसके द्वारा ये फैलता है। उसको हम लोग बोलते हैं पिथियम है, फाइटोप्थोरा है, कई स्पीसीज हैं कई इसके, तो उसके द्वारा फैलता है। हाँ, इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई सबसे पहले आप बीज का उपचार करें। तो जब भी आप बीज को लेते हैं, यदि बीज उपचारित है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज बीज को जो है आप बवस्टीन लेकर के 5 ग्राम, 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है, 5 ग्राम बवस्टीन लेकर के 1 किलो बीज को आप उपचारित कर सकते हैं। कैसे उपचारित करेंगे? बीज को आप पॉलिथीन की थैली में ले लें और थोड़ा सा उसमें पानी से उसको वो नम कर लें और ऊपर से बवस्टीन को छिड़क करके पूरी तरह पकड़ के और ऐसे ऐसे मिला लें, पूरे बीज में वो हो जाएगा। और हल्का सा उसको छाया में सुखा दीजिए, वो पूरी तरह से उसमें हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाई आप ट्राइकोडर्मा का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ट्राइकोडर्मा को 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो है मात्रा, उसका पाउडर आता है ट्राइकोडर्मा का, उसको लेकर के आप उसके द्वारा भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी हो गया। तीसरा होगा मिट्टी का उपचार। सबसे जरूरी है मिट्टी का उपचार, क्योंकि ये जो रोग है वो मिट्टी जनित है, मिट्टी के द्वारा फैलता है। तो आप मिट्टी का उपचार भी कर सकते हैं। मिट्टी का उपचार कई तरह के तरीके हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सोलराइजेशन, सौर के द्वारा, गर्मी के द्वारा। आप मिट्टी को क्या करें, मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा गीला करें। जिस मिट्टी में आपको नर्सरी डालनी है, मिट्टी को गीला कर लें। उसको जो है मई जून के महीने में जब तापमान ज्यादा होता है, उसको सफेद रंग की पॉलिथीन से ढक दें, अच्छी प्रकार दबा दें और कम से कम 1.5 से 2 महीने तक इस तरह से ढके रहने दें। इस तरह से अपने आप उसमें जो है ये जो फंगस है अपने आप मर जाता है। इसके अलावा एक दवा आती है इसको बोलते हैं, एक दवा और है, ये फंगिसाइड है। जैसे आपको ये अभी आपको बताया था मैं आपको, ये बवस्टीन को लेकर के भी आप बवस्टीन से भी आप इसको मिट्टी को
को आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा को 25 ग्राम मात्रा 1 मीटर स्क्वायर जमीन में 1 मीटर स्क्वायर जमीन में 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में अच्छी प्रकार मिला करके इसको जो है आप मिला सकते हैं। इसके द्वारा भी मिट्टी को ट्रीट करके तभी आप जो है पौध या नर्सरी लगाएं। या यदि आप जहां के आपको पौधे लगाना है, जिस खेत में लगाना है, उस खेत की मिट्टी में जब आप गोबर की खाद मिलाते हैं उसी समय आप जो है ट्राइकोडर्मा को आप मिला दें, या कोई फंगीसाइड बोवस्टीन है या रिडोमिल है उसको लगा दें। इसके बावजूद भी यदि आपके नर्सरी में आ जाता है ये रोग, तो आपको जो है एक रिडोमिल दवा है, रिडोमिल 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में आप उसका छिड़काव करवा दें। जैसे ही रोग दिखे तुरंत छिड़काव करवा दें, इससे इस पौधे का, इस रोग का निदान हो जाएगा। बिल्कुल। तो अंकुर जी, विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से मिट्टी के उपचार और बीज के उपचार के जरिए जो तना विगलन रोग है इसकी रोकथाम की जा सकती है और किस तरह से बचाव इसका किया जा सकता है। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, साथ ही पपीते की खेती के बारे में भी हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है। इन विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर काले आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रोन तकनीक के बारे में आपने बताया कि किस तरह से जो युवा है इसमें रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, लेकिन इसमें काफी तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। आपने बताया किस तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं और लाइसेंस के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए, ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए किसी खास योग्यता की भी जरूरत होती है, चाहे बात साक्षरता के लिहाज से कहे या उम्र के लिहाज से हम कहे, तो किस तरह की योग्यता होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसने डीजीसी ने इसके लिए जो है कुछ जो एक स्पेसिफिक जो है प्रावधान रखे हैं, जैसे कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो नॉर्मल है हमारा HS 10th हो या मान लीजिए 12th हो या ग्रेजुएट हो चल जाता है, साथ साथ लेकिन उसकी जो उम्र है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से 65 साल तक। और उसके लिए कोई तकनीकी जो जिसको हम कहेंगे कि डिग्री या इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो डायरेक्टली आप जा सकते हैं RPTO में और वहाँ पे आप
प्रशिक्षण पा सकते हैं। तो उसके लिए आप मैं और एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो हमारी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो कि विभिन्न रीजन्स में उसको एस्टेब्लिश किया है भारत सरकार ने, जैसे कि हरियाणा में एक है, एक हमारी बुधनी मध्य प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आसाम में भी है विश्वनाथ चालेलमी, और एक साउथ के लिए जो हमारे अनंतपुर में है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट में भी हम आरपीटीओ बनाए जा रहे हैं। और हम, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी कॉस्ट बहुत आ रही है आजकल ट्रेनिंग की, तो इसको ट्रेनिंग को कॉस्ट को कम करने के लिए हमारी जो चारों संस्थानें हैं उसको कार्यरत है, और हम चाहेंगे कि उद्यमी जो भी किसान भाई है उसमें उसका लाभ उठा सके। तो इसके लिए कॉस्ट हम लोग कम करने की प्रयास करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे युवाओं को काफी लाभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पपीते की खेती के बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि पपीते की खेती जो किसान करते हैं, कई बार उनके सामने समस्या ये आती है कि फूल झड़ने लग जाते हैं, या फिर हमने ये भी देखा है कि जो फल आते हैं वो बढ़ भी नहीं पाते हैं, छोटे आकार के रह जाते हैं और इसके साथ ही झड़ भी जाते हैं। तो ये समस्या क्यों आती है और इसका क्या निदान है? सबसे पहले तो किसान भाई अपने खेत में ये देख लें कि क्या पानी की कमी तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले जो फूल शुरू में कुछ फूल झड़ते हैं जब पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, जब परागण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी जो फीमेल फ्लावर होते हैं, मादा फूल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। अच्छा। तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं किसान भाइयों को, क्योंकि वो शुरुआत के फूल होते हैं। लेकिन यदि फल लगने के बाद झड़ जाते हैं, परागण हो जाने के बाद जब फल लग जाता है तब झड़ते हैं, तो ये हमारे किसान भाई के लिए एक चिंता का विषय है। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो आप देखें कि आपके मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जब फल लगता है। यदि मिट्टी की पानी की कमी है तो ये आप किसान भाई एक हल्की सी सिंचाई कर दें, जिससे कि प्रॉपर उसमें नमी बनी रहे। इसके अलावा कभी कभी कुछ फंगल रोग होते हैं, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं कि एक जहां से फल लगता है वहीं से वो फल झड़ जाता है। पहले वो पीला पड़ता है डंठल उसका, और वहीं से वो झड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई फंगल डिजीज है, कोई कवक रोग है। इसकी रोकथाम के लिए हम लोग कहते हैं कि एक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC, माने हम किसान भाई इसे बोलते हैं COC या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसका 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके घोल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपको COC नहीं मिलता है तो आप रीडोमिल जैसा हम बता रहे थे आपको, 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके भी उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक, इनका भी उपयोग करके हम लोग फलों के झड़ने से रोक सकते हैं। खासतौर से प्लेनोफिक्स, प्लेनोफिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सिन होता है उसमें। तो प्लेनोफिक्स को जो है 2 ml दवा 4.5 लीटर पानी में 2 ml दवा 4.5 लीटर पानी में घोल करके यदि हम पत्तियों के ऊपर, पूरे पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें, तो इसके द्वारा भी हम फल के झड़ने को और फूल के झड़ने को भी रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो जाना आपने कि किस तरह से पपीते में फल झड़ने की जो समस्या है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर काले, आपसे जानना चाहेंगे कि ये हाल में ड्रोन तकनीक को लेकर के खासतौर पर ड्रोन नीति भी तैयार की गई, उसमें कई बातों को स्पष्ट किया गया। जानना चाहेंगे कि ड्रोन का इस्तेमाल जब किसान कर रहे हैं तो उस दौरान उन्हें किन किन सावधानियां बरतनी जरूरी होती है? जो DGC है उन्होंने अपने ड्रोन रूल्स बनाए हैं 2021 में। एक्चुअली इसमें भारत को पूरे मैप को जो है लगभग 3 जोन में बांटा गया, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। अच्छा। जो और ये जो ड्रोन है आपको सिर्फ ग्रीन जोन में ही उड़ाना पड़ता है, और अगर आप ऑरेंज जोन या रेड जोन में चलाते हैं तो आपको जो लोकल अथॉरिटीज है उसकी परमिशन लेना बहुत आवश्यक होती है। और ये जो लगभग 400 फुट तक की होती है ये जो ग्रीन जोन, जो हमारी सतह से, ग्राउंड सतह से। अच्छा। और इसमें बाकी और भी प्रावधान रखिए, सावधानी, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से जैसे कि मैंने कहा था कि आरपीटीओ से आपको लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। उसमें एक प्रावधान ये भी है कि आपको जो है आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा। बिना पासपोर्ट का आपको जो है जो लाइसेंस नहीं मिल सकता है। तो एक प्रावधान जो सुरक्षा के दृष्टि से, ताकि उसका जो कैंडिडेट है उसका वेरिफिकेशन रहे प्रॉपरली,
तो इसको सुरक्षा से दृष्टि से एक प्रावधान रखा गया है। तो ये जो है आपकी जो नैनो जो ड्रोन है उसके लिए कोई भी आरपीटीओ का लाइसेंस की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप कमर्शियल आपको उसको इस्तेमाल करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने कहा था कि 2 किलोग्राम से नीचे छोटा अगर ड्रोन है मतलब, तो उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं। और अगर आपका ड्रोन अगर कोई आप रिसर्च करना चाहते हैं या कोई इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को जो भी है पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है या यूआईडी नंबर लेने की। और एक बात खास है कि जैसे आपने ड्रोन खरीदने के बाद आपको यूआईएन नंबर भी, यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना पड़ता है। ये इस तरह से काम करता है कि जैसा कि हम लोग अगर जो गाड़ी लेते हैं तो जैसे गाड़ी के जितने भी प्रावधान है उसी तरह से ड्रोन के भी इसी तरह से लाइसेंस है। मतलब आपको यूआईडी नंबर लेना है, आपको इंश्योरेंस लेना है, आपको लाइसेंस लेना है, तभी आपको उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सिमिलैरिटीज है उस तरह बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ड्रोन के संचालन के दौरान। तो डॉक्टर कन्हैया सिंह और डॉक्टर वीएन काले, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी आज के इस कार्यक्रम के दौरान। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से पपीते की सफलतापूर्वक खेती आप कर सकते हैं, उसके साथ ही ड्रोन तकनीक जो है वो किस तरह से कृषि में इस्तेमाल हो सकता है और इसमें रोजगार की कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में अब आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और इसके साथ ही एलोवेरा की खेती। इन विषयों के बारे में सवाल आप कल लाइव कार्यक्रम के दौरान तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनके साथ आप जुड़े रहिए। कार्यक्रम से संबंधित सूचनाएं भी आपको मिलती रहेगी, साथ ही आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करके आप अपने सवाल जो हैं वो दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।